को भी सपोर्ट स्ट्रेच करके एक्सटेंड करने की हद तक एक्सपेंड किया जा रहा है। उनको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि इसको कमेटी में जी सर वो नोट कर लिया, बट अब तो पास हो गया, इंशाल्लाह आइंदा वी विल टेक केयर। जी इसको जरा देख लिए जी, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, बहुत शुक्रिया। चौधरी सालिक हुसैन टू मूव आइटम नंबर 11। Bismillahirrahmanirrahim. I, Chaudhry Salik Hussain, intend to move that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis. The establishment of Special Court Overseas Pakistanis Property Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House that the question is that the bill to amend the DOPIS. Speaker Saab, just 1 minute on this. नहीं अभी आप नहीं, आगे अगर नहीं वो आपको बारी आएगी आगे बोलने पे। जी Now I put the motion to the House. The question is that the bill to amend the Deposit Protection Cooperation Act. Sorry, ये नहीं. The question is that the bill to establish special courts for adjudication of petitions of respect of immovable properties of overseas Pakistani establishment of नहीं इस पे आप बात कर सकती हैं. Sorry, वो मैं दूसरा पढ़ रहा था. जी शाजिया साहबा बात कीजिए. आप बात करना चाह रही हैं इस पे. साहब मैं बात ये करना चाहती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज बिल्स हैव कम फ्रॉम सेनेट एंड हमें एहतराम है अपर हाउस का, बट नेशनल असेंबली के अंदर ये बिल्स आए हैं तो मेरा ख्याल है कि मुख्तसर तौर पर अगर जो भी कंसर्न मेंबर इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पैसेज हो रहा है, हमें कम से कम उसका थोड़ा सा मतन स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं, बट अगर हमें 2-3 लाइनें समझा दें ताकि दिस इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड असेंबली एंड दे नो व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज टेकिंग प्लेस इन द हाउस। डिटेल में समझा दें. I agree. डिटेल समझाएं या मुख्तसर समझाएं, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर बता दें कि दिस बिल पर्टेन्स टू व्हाट कम्युनिटी, किसको बेनिफिट कर रहा है, अच्छी बातें भी हैं लेजिस्लेशन में, तो अगर थोड़ा सा हमें बता देंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम मेंबर्स और बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी इससे मुस्तफीद होंगे इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू। इसके ऊपर जरा बताइए सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इसके. इसमें जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है और 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं. प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस. प्लीज़ पीछे मेरे ऑनरेबल कोलीग अगर तशरीफ़ रख लें. मिनिस्टर साहब वैसे भी धीमी आवाज़ में बात करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही. जी तशरीफ़ रखें. शुक्रिया. जी इसमें जो फीचर्स मैं समझता हूँ जी, एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब ये अपील किया जाएगा तो विदिन 90 डेज़ जो है वो इसका डिसीजन आना ज़रूरी है और हमारी जो हाई कमीशंस और काउंसलेट्स हैं जी वो भी असिस्ट करेंगी कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो वहीं से अपील भी कर सकते हैं अपनी और उसको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है. होता यही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं और जो अपोजिंग पार्टी होती है वो स्टे ले लेती है और उनको वापस जाना पड़ता है और फिर आना पड़ता है, तो कई साल इसमें गुजर जाते हैं. तो 2 मेन चीज़ें हैं जी, एक तो 90 डेज़ के अंदर इसका फ़ैसला आएगा और सेकेंड वो ऑनलाइन अपील कर सकते हैं. तो इसमें ये बताइए ऑनलाइन जमा करा सकते हैं कि अगर 90 डेज में फैसला नहीं करता कोर्ट तो फिर क्या होगा. उसके लिए जी उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया हुआ जी कि दे हैव टू डिसाइड. कोई उसमें दूसरी चीज़ है नहीं ऑप्शन कि जी वो 90 डेज़ में ना डिसाइड करें. तो अगर ये जो अमेंडमेंट आ रही है उसमें ये भी डाल दें कि जो डिसीजंस नहीं होते टाइमली, जहाँ ड्यूरेशन फिक्स्ड है, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन का कुछ होना चाहिए. जी ठीक है जी. उसका मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं. जी द क्वेश्चन इज दैट द बिल टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेशन of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special courts overseas Pakistani property bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stand part of the bill. Clause 3 to clause 23 stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 to 23 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Chaudhry Salik Saab, Minister for Overseas, to move item number 12.
Bismillahirrahmanirrahim. I intend to move that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistani property bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special courts overseas Pakistanis property bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Minister in charge for cabinet to move item number 13. पीरज़ादा साहब आप आइटम नंबर 13 मूव करेंगे? डॉक्टर तारिक साहब, why are you disturbing the minister? डॉक्टर तारिक साहब, why are you disturbing the minister? आइटम नंबर 13 मूव करें पीरज़ादा साहब. Item number 13. I lay before the National Assembly the report of the observance of implementation of principles of policy in relation to the affairs of the Federation of year 2021 as required by Clause 3 of Article 29 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The report of observance and implementation of principles of policy in relation to the affairs of the Federation for the year 2021 as required under Clause 3 of Article 29 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan stands laid. Ijaz साहब, Ijaz Jakrani साहब, क्या ये कॉल अटेंशन अब ले लिया जाए? इजाज साहब, कॉल अटेंशन ले लिया जाए? इजाज साहब अपनी सीट पे प्लीज तशरीफ लाएं. नवीद नहीं है ना? क्या ये कॉल अटेंशन ले लिया जाए? We are waiting for Naveed. ओके, इसको अभी रेफर करते हैं फॉर द टाइम बीइंग. Thank you, sir. आखिरी वाला आलिया कामरान साहिबा टू मूव आइटम नंबर 15, कॉलिंग अटेंशन फॉर द मिनिस्टर फॉर रेलवेज. जी सर, मैं वज़ीर बराए रेलवे की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो पाकिस्तान रेलवे की अपनी मुलाजमीन को मुकर्रर तारीख पर माहाना तनख्वाहों की अदायगी करने में नाकामी से मुतल्लिक है. जी उस्मान अवैसी साहब, सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स रेलवेज. जी उस्मान साहब का माइक ऑन. जी क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें. जी क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें. आलिया साहिबा प्लीज ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए. कॉल अटेंशन. जी ये 15 नंबर ऑर्डर ऑफ द डे देखिए. जी उस्मान साहब नंबर 15 देखिए. जी सर पढ़ रिपीट कर दीजिए जी प्लीज. सर, मैं वज़ीर बराए रेलवे की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी, जो पाकिस्तान रेलवे की अपनी मुलाजमीन को मुकर्रर तारीख पर माहाना तनख्वाहों की अदायगी करने में नाकामी से मुतल्लिक है. जी उस्मान साहब ब्रीफ स्टेटमेंट दीजिए. बेसिकली पाकिस्तान रेलवे को जो पेमेंट करनी होती है सैलरीज़ की मद में या पेंशन्स की मद में, वो ग्रांट इन एड के इंतज़ार में रहती है. तो अगर इस मसले को हल करना है, उसका सिंपल तरीका ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये पेमेंट ग्रांट इन एड की वो इंस्टेड ऑफ मंथ के स्टार्ट में देने के वो पिछले मंथ के एंड में दे दे, तो ये पेमेंट ऑन टाइम हो सकती है. थैंक यू. जी आलिया साहिबा एक सवाल कीजिए. सर इस मामले के ऊपर मोहतरम साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल करेंगे. पिछले साल सर मतलब गुज़िश्ता जो है 3 सालों से ये मसला चलता है. प्लीज ऑर्डर इन द हाउस. जरा सा आहिस्ता अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो पूछ रही है वो सुनाई देगा. सर ये मसला अभी का नहीं है, गुज़िश्ता 3 सालों से सर ये रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, जिनमें से 85% सर जो हैं वो लोअर ग्रेड से उनका वो ताल्लुक़ रखते हैं. सर उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको माहाना तनख्वाहें जो है उनकी एक तो बर वक्त अदायगी नहीं होती, और दूसरा निस्फ मंथ ख़त्म होने के बाद जो है सर उनको 18 तारीख 17 तारीख 19 तारीख को सर उनको तनख्वाहें मिलती हैं.
सर इनकी कोई अपनी तो कोई बचतें नहीं होती हैं कि वो जो है उसमें से खर्च कर सकें। महीने के शुरू के अंदर सर आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उनको पे करना होता है, इनको बच्चों की फीसें होती हैं, घर का राशन भी सर अर्ली डेज के अंदर जो डलवाना होता है। तो इस तरह से अगर उनका जो पेमेंट का शेड्यूल है, जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हो तो बुरी तरह से सर मुतासिर हो जाता है और उनकी ज़िंदगी को जो है मज़ीद इस तरह से मुश्किल बनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक डंक टपाने वाली तरीके से सर वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मोहतरम, इसी तरह से जो उनकी पेंशन जो है सर, ये जो बेनिफिट जिसमें ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट है सर, 3-3 साल गुजर गए हैं, मुलाजमीन की वफ़ात हो गई है सर, रिटायरमेंट की एज होती है उसमें उन मुलाजमीन की। सर ज़रा हाउस को इन ऑर्डर करवा दें। जी सर, जी सर, ये मेरा ख्याल है आप 1 मिनट खामोश हो जाएं। जी आप सवाल की। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जो इनको ग्रेजुएटी मिलती है और जो इनके इस तरह से ये पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं सर, रिटायरमेंट की एज इस तरह की होती है कि उनमें उनके बच्चों की उम्रें होती हैं शादियों की और उन्होंने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं, उनसे सरकारी घर भी छिन जाते हैं सर। तो इस तरह से उनको 3-3 साल गुजर गए हैं कि उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो सर उसके ऊपर भी गौर किया जाए। और सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त तो मिनिस्टर साहब पता नहीं मौजूद हैं या नहीं, लेकिन अगर वो इसको अश्योर करवा दें कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त और महीने के शुरू में जो है सर अदा कर दी जाएं। जी उस्मान साहब। सर जैसे पहले मैंने सबमिट किया है कि ये सैलरीज़ और ये पेंशन्स ग्रांट इन एड के थ्रू कंप्लीट होती हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, शायद बहन को फेलो मेंबर को वो बेहतर समझ आएगी। जनवरी के अंदर 9 को हमारे पास ग्रांट इन एड आई और उसी के लिहाज से आगे पेमेंट हुई। फरवरी के अंदर 6 को, मार्च के अंदर 4 को, मई के अंदर जो है वो भी 4 को, जून के अंदर 4 तारीख को, अगस्त के अंदर पहली को आ गई। तो ये जब तक हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट मगर आप दे देते हैं, टाइम पे दे रहे हैं, अभी तक टाइम पे दे रहे हैं। डिले की बात कर रही हैं मैं? जी हाँ, डिले। हाँ, तो जब हमारे पास ग्रांट इन एड आती है हम उसको प्रोसेस करके आगे दे देते हैं। अगर इसको डिले को हमने शॉर्ट करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको थोड़ा पहले भेजें। नहीं, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ना, दिस इज बिटवीन यू एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप उन गरीबों के अगर रोकेंगे वो खाएंगे। सर मैं उन्हें लिख देता हूँ। जी आप प्लीज़ एक और सवाल कीजिए इस पे, इम्पोर्टेंट इशू। जी सर, जो मैंने अभी मुझे पता किया, ये रेलवे ऑफिस जो है हमारा वहाँ से सर उनको तनख्वाह मिली है 17 तारीख को। तो इस तरह से सर बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि गुज़िश्ता 3 सालों से सर यहाँ पे हुकूमत दावा करती रही है कि रेलवे की आमदन में इजाफा हुआ है। तो सर उस आमदन के इजाफे का असल हकदार जो है सर, हकदार तो खैर नहीं कह सकते सर, वो उनका हक ही हक है, उनको इसका बेनिफिट इन मुलाजमीन को सर ज़रूर पहुँचना चाहिए और इस तरह से उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। जी अवैसी साहब का माइक खोलें। सर आई सबमिट अगेन, बल्कि मैं ये भी ऐड कर देता हूँ फेलो मेंबर के लिए कि मैं भी उस आवाम के साथ खड़ा हूँ जिनको बर वक्त अदायगी नहीं हो रही। लिहाजा मैं मैम का जो है रेफरेंस इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ विल सिट टुगेदर एंड डिवाइस अ प्लान कि हमें ये ग्रांट इन एड जो है वो अर्ली मुयसर की जा सके ताकि हम इसको सही तरीके से रोल आउट कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया। लीव एप्लीकेशंस। चौधरी नसीर अहमद अब्बास has requested for the grant of leave for 16 September 2024 is leave granted. Mr. Muhammad Mubin RF has requested for the grant of leave for 8th, 9th and 10th session is leave granted. Mr. Muhammad Aslam Ghuman has requested for the grant of leave from 9th to 16 September 2024 is leave granted. Mr. Khurram Shehzad Virk has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024 is leave granted. जी ये कल वाली बहस पे
राजा परवेज अशरफ साहब, बैकशाइन में है ये जुडिशल रिफॉर्म्स पे कल जो मोशन मूव हुआ था राजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स, यकीनन कि ये हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम राइज है, वक्तन फ़ौक्तन जहाँ जब भी ज़रूरत हुई उनको ज़्यादा बेहतर बनाने में, ज़्यादा क्रेडिबल बनाने में, ज़्यादा बेहतर उनका फंक्शन करने के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए और होते रहे हैं। और रिफॉर्म्स आइन में तरमीम की वजह से ही आ सकते हैं, और आइन में तरमीम का हक सिर्फ इस ऑगस्ट हाउस को है, सिर्फ पार्लिमान का हक है कि वो आइन में, आइन के मुताबिक, आइन में दिए हुए तरीके के मुताबिक कि 2/3 अक्सरियत अगर मौजूद है तो वो आइन में तरमीम करे। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि हम बहुत सी अच्छी बातों को भी अपने सियासी इख्तलाफात की नज़र कर देते हैं। मुझे याद है कि 1973 से पहले पाकिस्तान जो था वो सरजमीन बेआइन था, इस सरजमीन पर आइन नहीं था। फिर एक अवामी लीडर ने, एक जमहूरी लीडर ने इस मुल्क को आइन दिया जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। यहाँ बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि उस वक्त की असेंबली में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की कि कंसेंसस के साथ आइन लाया जाए। और मैं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करता हूं, वहां उस वक्त के मेंबरान असेंबली को भी, उस वक्त की अपोजिशन को भी, जिन्होंने इत्फाक राय से 1973 के आइन को पास किया। और पहली दफा पाकिस्तान को एक आइन मिला, एक मुतफ़िका आइन मिला, एक ऐसा आइन मिला जिस पर तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोगों को मुकम्मल इत्फाक था। ये यकीनन एक बड़ा मोइज़ा था। उस वक्त भी बड़ी पोलराइजेशन थी, बड़ी डिवीजन थी सोसाइटी में, सियासी तौर पर भी बड़े मामलात उलझे हुए थे। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़हम फ़रासत और उनकी दानिशमंदी ने, और उस वक्त के जितने भी अकाबरीन इस हाउस में मौजूद थे, उन सब की काविशों से और अल्लाह ताला की मदद से 1973 का आइन मंजूर हुआ, जिसकी अभी पिछले साल ही हमने गोल्डन जुबली मनाई थी। जनाब स्पीकर, ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर एक ऐसे मामलात में, ऐसे अंदाज से, ऐसे हालात से दो चार किया गया और मुल्क में फिर एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हुई। मुल्क में अमलन मैं समझता हूँ इस आइन को मातल किया गया और एक वन मैन शो था, और उस शख्स ने इस पार्लिमान की जितनी भी पावर्स थी वो सब अपने ज़ात में मरकूज कर ली। जनाब स्पीकर, ये शायद हमारी नई नस्ल को ना पता हो कि 1973 के हवाले से ये आइन
और ये पाकिस्तान का निज़ाम जो था वो पार्लिमानी जमहूरियत थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और उस शख्स ने इस निज़ाम को यकसर बदलने की कोशिश की और तमाम ताकत जो थी वो अपने अंदर मरकूज कर ली, और सारी ताकत जो पार्लियामान के पास थी, जो आज आपके पास है, वो उस वक्त आपके पास नहीं थी। 2008 में ये ताकत इस पार्लियामान के पास नहीं थी। वो ताकत जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस में थी और वो जनरल मुशर्रफ के पास थी। फिर उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अजीम बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जदोजहद की, और वो जदोजहद करती हुई दुनिया से चली गई। जनाब स्पीकर, फिर ऐसा हुआ कि हम दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। दोनों जमातें आपस में सख्त मुतारिफ थी, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को का आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त। मैं समझता हूं कि यह भी एक करिश्मा हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियादी वजह क्या थी कि जब आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, जनाब स्पीकर, जब एक पावरफुल, एक ताकतवर शख्स ने 1977 के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, तो कोई भी असेंबली जो थी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी। जो 1985 में आए वो 88 में चले गए, 88 वाले 90 में चले गए, 90 वाले 93 में चले गए, 93 वाले 97 में चले गए और 97 वाले 99 में चले गए। कोई एक असेंबली भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। गोया पाकिस्तान के अवाम में जब भी जैसे भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया गया और एक ताकतवर शख्स या कुछ ताकतवर अशखास जो थे उन्होंने अपनी मर्जी के साथ मामलात को चलाने की कोशिश की और आइन बुनियादी तौर पर ना होने के बराबर था या उसका हुलिया बिगड़ चुका था। फिर क्या होता है? फिर 2008 आता है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क में हुकूमत बनाती, बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, लेकिन जैसे कि उसका क्रेडिट मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा, जिनको आज भी हम मफामत का बादशाह कहते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, वो कंसेंसस बना सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि जो ताकत, जो पावर्स इस हाउस की, पार्लियामान की, उस ताकतवर शख्स जनरल मुशर्रफ ने सलब कर ली थी, गसब कर ली थी, अपने अंदर मरकूज कर ली थी। उन्होंने वॉलंटरली तौर पर यह कहा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद, उनको किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्लियामान वो सारी पावर जो है वो वापस ले ले, और वो पार्लियामान को हम मुक्तदिर करना चाहते हैं, उसका इक्तदार आला देखना चाहते हैं, उसको सोवरन बनाना चाहते हैं। यह एक जमहूरी सोच का शख्साना था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चली, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से चली और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास आए, जिन्होंने उस वक्त ये कहा था पाकिस्तान खपे। ये पाकिस्तान से मोहब्बत की दलील थी, ये पाकिस्तान की पार्लियामान की अजमत पे यकीन की दलील थी, ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की दलील थी। और उन्होंने कहा कि मैं सारी ताकत जो पार्लियामेंट की सदर हाउस में आ चुकी है, मैं वापस पार्लियामान को देना चाहता हूं। और फिर इस 1973 के आइन से और भी बड़ा खलवाड़ हुए, इसका तो हुलिया बदल चुका था। तो फिर 18वीं तरमीम लाने की जो है वो ठान ली गई
जनाब स्पीकर, ज़रा आप गौर फरमाएं। मैं अपने इन दोस्तों से भी, ये जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस वक़्त मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी, इसमें नेशनलिस्ट भी थे, मजहबी जमातें भी थीं, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे। इन तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातों को, जिनके अपने अपने मंशूर थे, जिनका अपना अपना निज़ाम था, उनको इकट्ठे बिठाना और फिर उनको किसी तरमीम पर मुत्फिक करना, और कोई एक तरमीम की बात नहीं थी, ये कोई 4-5 तरमीम की बात नहीं थी, ये तो 60% जो थे वो आइन को दोबारा दुरुस्त करने की बात थी, बहुत सारे मामलात को सीधा करने की बात थी। तो जनाब, ये अल्लाह का शुक्र है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएगी। मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस पार्लिमानी कमेटी का मेंबर भी था। मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी उस कमेटी का मेंबर था, जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम किया। तो ये तरमीम हुई और वहाँ पर जितनी भी गलतियाँ थी उनको दुरुस्त कर लिया गया। अब जनाब स्पीकर, एक बात जिसको मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि हमसे गलती करवाएगी, किन हालात में करवाएगी, क्या मारूजी हालात थे कि 8-9 माह की मुशक्कत के बाद कई सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे की कंसल्टेशन सिविल सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, एक्सपर्ट के साथ, बार्स के साथ और फिर पूरे पार्लियामेंट्री और सियासतदानों के साथ हम एक चीज़ पर एग्रीड कर चुके थे और खौफ हमें यह दिलाया गया कि आपने जो जुडिशल सिस्टम को बनाने की कोशिश की है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट का आपने निज़ाम वज़ा करने की कोशिश की है, हम उसको नहीं मानते। अगर आप यही रखेंगे तो हम आपकी सारी अमेंडमेंट जो है, टोटल 18वीं तरमीम, इसको ख़त्म कर देंगे। उस वक़्त अब तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सही सोच नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये था कि इतनी मुश्किल के साथ, इतनी अर्करेजी के साथ, इतनी दुश्वारियां जो है वो अबूर करके हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। अब अगर फिर हमें सिफर से शुरू करना पड़ा, हो सकता है कि हम दोबारा ना कर सके या कोई और रास्ते में परेशानियां आ जाएं तो हम इस जगह पर ना पहुंच सकें। तो बहालत मजबूरी फिर 19वीं तरमीम भी मंजूर कर ली, वो अंडर एक ड्यूरस। वो मैं समझता हूं कि ज्यादती थी इस पार्लिमान के साथ, इस पार्लिमान की अजमत के खिलाफ मैं समझता हूँ एक बात थी, इसकी डिग्निटी के खिलाफ एक बात थी और इसके इक़्तिदार आला के खिलाफ एक बात थी। जब मैं पार्लिमान की बात करता हूँ जनाब स्पीकर, तो मैं 25 करोड़ अवाम की बात करता हूँ कि ये ईवान जो है ये 25 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, ये उनके जज्बात की अक्कासी करते हैं और यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा है। तो जब ये मंजूर कर लिया गया तो फिर एक अजीब निज़ाम वज़ा होना शुरू हो गया। जुडिशरी जिसने बिल्कुल एक ऐसा किरदार अदा करना था जो इस मुल्क में इस्तेकाम लेकर आता, जो इस मुल्क के आम लोग, गरीब लोगों को जिनका कोई आसरा नहीं होता, उनको सस्ता और जल्द इंसाफ मुहैया करना था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि वो अदवार हमने देखे कि जब एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हुकूमत वक्त के सामने जो है वो हर किस्म की दीवार खड़ी किया जाए और उसको फेल कर दिया जाए, उसको काम न करने दिया जाए, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाए। मैं खुद इस बात का गवाह भी हूं और मुझ पर भी ये सारी चीज़ें आजमाई गई। जनाब स्पीकर, एक वजीर आज़म को घर भेज दिया गया,
बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि केसेस बना दिए गए, और यहाँ तक हुआ कि मैं बतौर वज़ीर आज़म अपने दफ्तर में बैठा था तो टेलीविजन पे चल रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ये हालात, ये वो गैर यकीनी की कैफियत थी। इस दबाव में, इन मुश्किलात में, इन प्रेशर्स में जो है वो हुकूमत काम कर रही थी। उस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता था कि आप आ जाएं, आईजीजी को और जितने भी आला अफसरान थे उनको सुबह अदालत में खड़ा कर लिया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था। यहाँ तक जनाब स्पीकर, हम तो बचपन से यही सुनते आए थे कि जजेस स्पीक थ्रू देयर, जो उनके डिसीजंस होते हैं, जो फैसले लिखते हैं, वो बात नहीं करते। लेकिन हमने ये भी देखा कि जजेस ने बाकायदा जो है वो उस वक्त तक काम नहीं करते थे जब तक मखसूस चैनल्स के लोग उनके कोर्ट में मौजूद नहीं होते थे, और वो झलकियां निकलती थी, और वो उनकी जितने भी रिमार्क्स होते थे वो टेलीविजन की जीनत बनते थे, वो हेडलाइंस बनती थी। तो गोया मैं समझता हूं कि इस हाउस से ज्यादा सियासत फिर उस हाउस में होनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव के बड़े बड़े कामों को तो छोड़ें, टमाटर, डबल रोटी और इस किस्म की कीमतें और चीनी की कीमत और ये सब जो है वो भी उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। फिर इससे भी आगे मामला चला गया। एक जज साहब ने कहा कि इस मुल्क में डैम बनना चाहिए, उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया, और फिर गाने लग गए कि हम भी डैम बनाएंगे। और वो जो काम उनको करना था, जो लिटिगेंट्स थे वो रुल रहे थे। वो अगर उसके दादा ने कोई लिटिगेशन शुरू की थी, उसका पोता जो था वो भी वकीलों के पीछे जा रहा था, वो भी बूढ़ा होने को आ गया था और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो ये जुडिशियल सिस्टम जिस वक्त इतना गलत हो जाए, इतनी उसमें कोई कज आ जाए, इतनी उसमें अगर मैं समझता हूँ कि मुश्किलात आ जाएं, तो उसके लिए फिर रिफॉर्म्स ज़रूरी है। तो उस वक्त जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, और उस वक्त भी उस वक्त की लीडरशिप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये फरमान था कि जुडिशरी के जो ये इतनी पेंडेंसी है केसेस की, जो इतने हज़ारों लाखों केस जो हैं और इतनी ज़्यादा आवाम जो है परेशान होती है, और सियासी केसेस ले लिए जाते हैं, आइनी केसेस ले लिए जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी है कि उसमें एक आइनी कोर्ट बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो ये मामलात अपने ज़िम्मे ले ले, और बाकी सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस हैं वो अपना काम करते रहें। बहुत खूबसूरत आइडिया था, ये कोई आज का आइडिया नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने ये अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था, और ये 2006 का वाकया जनाब स्पीकर, आज 18 साल है, और हम इससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करते थे, ताकि हमारा ये जुडिशल सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करे, और पाकिस्तान के अवाम को इससे फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो। फिर मैं समझता हूँ कि आज वही सोच जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई थी, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक, और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वही झंडा लेकर मौजूद हैं। खुदा के फजलो करम से एक नौजवान की आदत जिन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, और मैं अप्रिशिएट करूं, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं हुकूमत को, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को भी, उनकी काबीना को भी, कि जिन्होंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया, और बाकी तमाम जमातों को। जनाबे वाला इस मामले में फिर एक पार्लियामेंट, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब रिफॉर्म्स की फिर बात सामने आई और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जजेस अपॉइंटमेंट एक मेजर इशू था जिस पे बड़े अरसे से बहस हो रही थी और एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई आइन में, जो 19वीं हमारी तरमीम थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरीज। मैं उसका मेंबर रहा हूं जनाब स्पीकर। उसका काम एक पोस्ट ऑफिस का था, डाकखाने से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी, ना तो आप उस पर कोई किसी को रोक सकते थे जो भी। और उसका मैं ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं तो मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि एक पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब की अपॉइंटमेंट का केस आया तो जो पार्लिमानी कमेटी थी इन्होंने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया और मुझे याद है कि मेरे भाई जनाब तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, तो हम दोनों मेंबर थे उसके। हमने उस जज को रोक लिया। चीफ जस्टिस के वो रिकमेंडी थे पेशावर हाई कोर्ट ने, उन्होंने एक पिटीशन करके तो पूरी कमेटी को नोटिस भेज दिया कि आप अपना सारा रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाए। बहरहाल हम तो नहीं गए और हमने कहा कि नहीं, और क्योंकि कमेटी ने फैसला किया कि हम अपना रिकॉर्ड नहीं देंगे, हमारा इन कैमरा होता है और जो भी कमेंट्स होते हैं। लेकिन ये हैसियत पार्लिमान की, पार्लिमानी कमेटी जो होती है, इट इज़ ए पार्लियामेंट। तो पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमान की ये हैसियत यहाँ से इतनी इस हद तक कमज़ोर कर दी गई थी। तो किसी ने फिर सच कहा था कि जुडिशरी इज़ बाय द जजेस, फॉर द जजेस एंड ऑफ द जजेस। तो फिर इन हालात में आप जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसको करना आज बस ज़रूरी था। और ये किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बात करूं, अगर पर्सन स्पेसिफिक हो तो शायद सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो नहीं मानेगी, मेरा कायद नहीं मानेगा, बिलावल भुट्टो साहब नहीं मानेंगे, और शायद हम सब ना माने, कोई भी ना माने। तो ये खालिस्तान इस वजह से था कि ये रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं और इस पार्लियामान को, जिसको आप मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इसकी हैसियत को बरकरार रखना था। लेकिन आज जनाब स्पीकर,
दिलचस्प बात यह है, और मैं रिकॉर्ड पे लेना चाहता हूं कि कोइंसिडेंस देखिए, आज 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का वो दिन है जब कारसाज का वाकया हुआ था। उस दिन भी मैं अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उस ट्रक पर मौजूद था, और उस जमहूरी लीडर को उस दिन उसकी जान लेने की कोशिश की। हमारे 177 वर्कर्स ने शेरों की तरह अपनी जान दी। जनाब स्पीकर, मैंने देखा है कि जब धमाका होता है लोग दूर भागते हैं। पहली दफा मेरी आंखों ने देखा कि धमाका हुआ और लोग ट्रक की तरफ भाग रहे थे, अपनी शहीद कायद को के देखने के लिए भाग रहे थे, उसको महफूज करने के लिए भाग रहे थे। और ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी किरदार, और आज भी वही किरदार खुदा के फजलो करम से है कि हम जमहूरियत के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए और पार्लियामेंट की सरबलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहबान हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं। वो हमारी एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उनका एहतराम हम सब पर लाजम है, और हम चाहेंगे कि वो उनके एहतराम में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं जिसके लिए कमेटी बनाएगी, जनाब बड़े एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को मुतफ़क्का तौर पर उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया, और उस कमेटी में अपोजिशन भी थी, हुकूमत भी थी, तमाम तकरीबन जमातें उसमें रिप्रेजेंटेड थी। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा तमाम मेंबरान कि सब ने अपना मस्बत किरदार अदा किया। मैं अपोजिशन को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बैरिस्टर साहब ने भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब ने भी, और जो हमारे चीफ विप हैं इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज से